ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो हमने, स्टोरेज कॉस्ट भी आप इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, जब हम यूनिट्स ख़रीद लेंगे उसके बाद उनको स्टोर करने की जो हमारी कॉस्ट होती है, हमें गोडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें गोडाउन के अंदर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी सैलरीज होती हैं, तो हमें होल्ड करनी है इन्वेंट्री, उसकी भी कॉस्ट पे करना पड़ती है। और इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि ये इन्वेंट्री जो आपने अभी ख़रीद ली है, अपने पास गोडाउन में रखी है, तो इसके अंदर आपने कुछ कैश इन्वेस्ट किया है, जो अमाउंट इन्वेस्ट की है, अगर हम इस इन्वेंट्री के अंदर ये अमाउंट इन्वेस्ट ना करते तो ये हम किसी और जगह पर इन्वेस्ट करके वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट कर सकते थे, तो वो हमने फॉरगो की है, वो कॉस्ट, वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी उसको हमने फॉरगो किया है और हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया है इन्वेंट्री के अंदर। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इन्वेंट्री कॉस्ट। ओके जी, इन्वेंट्री कॉस्ट सीसी पर यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हमें कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट टोटल कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था लास्ट में कि आपको पता होना चाहिए कि हम फार्मूला में यूज़ करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2 एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। वो जो इन्वेंट्री, वो जो अमाउंट हमारे पास हमारे बिजनेस में अवेलेबल है, डेफिनेटली वो वेरी करती रहती है यूनिट्स। तो हमने अगर ये पर यूनिट, सीसी पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम मैक्सिमम अमाउंट को नहीं कर सकते और ना ही हम ज़ीरो अमाउंट को कर सकते हैं, तो हम पहले एवरेज निकालेंगे। तो मैंने एवरेज का उस वक्त फार्मूला बताया था EOQ प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2, यहाँ ज़ीरो मैंने नहीं लिखा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आएगी और एवरेज इन्वेंट्री को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सीसी पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब है एक यूनिट के ऊपर हमारे पास जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास होल्डिंग कॉस्ट आएगी। अच्छा, जब हम दूसरे मॉडल में चलते हैं तो टोटल कैरिंग होल्डिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम यहाँ पर Q यूज़ कर रहे हैं EOQ की बजाय, मल्टीप्लाई बाई सीसी पर यूनिट ऑफ कैश। यहाँ पर सीसी पर यूनिट है, यहाँ पर सीसी पर यूनिट ऑफ कैश। डेफिनेटली वहाँ यूनिट्स के हिसाब से है, यहाँ पर कैश के हिसाब से है। तो कैश के यूनिट्स कैसे आएंगे, 1 रुपया 1 यूनिट हमारा कैश का बन जाता है, वहाँ पर 1 यूनिट जो है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का समझ आ गया आपको। होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, कैश को होल्ड करने की भी कॉस्ट है, कैश की मैनेजमेंट के लिए आपने एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं, और जो आप कैश अपने पास बिजनेस में होल्ड रखेंगे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ज़ाहिर अगर उसको कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो हम उसकी इंटरेस्ट लेते, और वो इंटरेस्ट अभी हम फॉरगो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट देखिए, अगर हम टोटल कॉस्ट, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और टोटल कैरिंग कॉस्ट है, दोनों को ऐड कर लें, दैट विल बी आर टोटल कॉस्ट। क्योंकि दो तरह की हमारे पास कॉस्ट आ रही हैं, और जिसमें से एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है और एक कैरिंग कॉस्ट है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो दैट विल बिकम आर टोटल कॉस्ट। यहाँ पर भी टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, इन दोनों को अब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी। कि कैश को जो हमने ट्रांसफ़र किया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से करंट अकाउंट में, उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उसको हमारा टारगेट है मिनिमाइज़ करने का। तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये दोनों को ऐड किया गया है। ओके, ले जी, अब हम मूव कर रहे हैं प्रॉपर फार्मूला की इंटरप्रिटेशन की तरफ। अब हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एनालिसिस ही आपको उस लेवल तक लेके जाएगा जिसके लिए आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये फार्मूला जनरेट कैसे हुआ, ये फार्मूला बना कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, और हमारा टारगेट ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, दी कॉन्सेप्ट लर्निंग। ओके, एनालिसिस में देखें जी, इफ़ परचेज इन बल्क क्वांटिटी, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में, जो हमारी एनुअल डिमांड है फ़र्ज़ कर लें 50,000 यूनिट्स की है, तो हम बल्क में एक दफ़ा ख़रीद लेते हैं, मतलब हम 6 मंथ के यूनिट्स एक ही दफ़ा ख़रीद लेते हैं, 25,000 एक ही दफ़ा ख़रीद लेते हैं। तो उससे इफ़ेक्ट क्या आएगा, हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट है जी। अब देखना पड़ेगा आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम बल्क में चीज़ें ख़रीद लेते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, जो हमारी डिमांड है
उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं साल में हमें 50,000 यूनिट्स चाहिए, तो हम 6 महीने का जो स्टॉक है एक ही दफ़ा ख़रीद लेते हैं। उससे क्या होगा, आपको बार बार ऑर्डर प्लेस नहीं करना पड़ेगा, साल में 2 ही दफ़ा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। इस वजह से आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट देखें तो जो उसको होल्ड करना है, उस स्टॉक को जो स्टोर करना है 6 मंथ तक, उसकी स्टोरेज कॉस्ट, उसकी होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इसको आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तब होता है जब आप चीज़ें बल्क में ख़रीद लेते हैं। 6 मंथ का जो आपका टारगेट है वो एक ही दफ़ा आप ख़रीद रहे हैं 6 मंथ का, और बेसिकली आप कह रहे हैं कि साल में हमें 2 दफ़ा ही ख़रीदना पड़ेगी। ओके, इफ़ कैश विड्रॉल साइज इज़ इन लार्ज, डेफिनेटली अगर आप कैश ज़्यादा मिकदार में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से करंट अकाउंट में ले आते हो, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आपने इंटरेस्ट ज़ाया कर देंगे, जो जहाँ से आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे वो इंटरेस्ट आप फर्गो कर देंगे, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको आपकी होल्डिंग कॉस्ट, जो आपने कैश मैनेजमेंट के लिए चीज़ों को लोगों को रखना है, वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसमें स्पेसिफिकली जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट फर्गो किया है। आपने सारा का सारा 6 मंथ की जो अमाउंट है एक ही दफ़ा आप अपने बिजनेस में ले आए हैं। हो सकता था कि आप कम अमाउंट लेके आते, तो वो जो बाकी की अमाउंट आपकी वहाँ पर पड़ी होती, उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि अगर आप ख़रीदते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और कैरिंग कॉस्ट। स्मॉल क्वांटिटीज़ का मतलब है आप इस तरह से ख़रीद रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्टोरेज के लिए स्पेस नहीं है, हम स्टोर नहीं करना चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें बार बार जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना हम ऑर्डर प्लेस कर लेंगे। हो सकता है साल में हमें हर महीने ऑर्डर प्लेस करते हैं, पहले हम 6 मंथ के हिसाब से कर रहे थे, अब हम एवरी मंथ ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि हर दफ़ा जब भी ऑर्डर प्लेस करना है उसकी अलग से हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। और दूसरी यहाँ पर सेम कंडीशन है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को बढ़ा दिया, और आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। ये हमारे पास 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं, एक में ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है और दूसरे में कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर हमने सोचा इस फार्मूले की लॉजिक क्या है, फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि ये दोनों कॉस्ट जो हैं, होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है, ये ट्रेड ऑफ हो जाएं, ये इक्वल हो जाएं। यानी जैसे कि इस सिनेरियो में ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है और इस सिनेरियो में कैरिंग कॉस्ट जो है ना डिक्रीज़ हो रही है और ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है और कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है और कैरिंग कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है। तो हमें कुछ ऐसा फार्मूला क्रिएट करना चाहिए, कुछ ऐसा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, ये दोनों इक्वल हो जाएं। यानी जितनी ही कैरिंग कॉस्ट है उतनी ही ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाए। तो इस तरह का कोई बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि हम तो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर और लिक्विडिटी के अंदर। यहाँ पर ट्रेड ऑफ पॉइंट शुरू हो रहा है कि आप दोनों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही क्या था, बैलेंस करना। अब हम बैलेंस करके देखते हैं जी। ओके, ये देखिए, सपोज वी वांट टू क्रिएट अ बैलेंस वेयर आर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट शुड बी इक्वल। तो हमने क्या किया जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी इक्वल हो जाए कैरिंग कॉस्ट के, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी इक्वल हो जाए होल्डिंग कॉस्ट के। ये हमारे पास कैश का मॉडल है, ये हमारे पास इन्वेंट्री का मॉडल है। यहाँ पर हमने लिख लिया है इसको। अब हम इसको चेक करते हैं कैसे इक्वल हो सकता है। ओके, ये देखें जी स्टूडेंट्स, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैंने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। AR डिवाइडेड बाई EOQ इनटू OC मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, ये कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला भी अभी थोड़ी देर पहले बताया है, EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू CC पर यूनिट है ये, और ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आएगी, उसको CC पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। तो ये हमने दोनों को इक्वल कर लिया।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई ओ क्यू। ई ओ क्यू किसके इक्वल होगा? अगर स्टूडेंट्स, अगर आपका मैथ थोड़ा सा भी है, स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आती है, तो आप इस क्यू की वैल्यू खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमने क्या किया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट के इक्वल कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखें जी 2 इधर डिवाइड कर रहा है, अगर मैं उसको 2 को इधर ले जाऊं तो ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। ये सी सी इधर अगर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके डिवाइड करेगा। ओ सी ऑलरेडी वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैंने उसको लिख दिया है। और ई ओ क्यू इधर क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, उधर आगे हमारे पास ऑलरेडी एक ई ओ क्यू है, तो ये क्या बन जाएगा, ई ओ क्यू स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही है, ओके। इसके बाद अगर आप देखें तो हमने क्या करना है, ये ई ओ क्यू स्क्वायर है, इसको अगर हम इसका अंडर रूट ले लें, यानी बाय टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम अंडर रूट ले लें, तो ये जो अंडर रूट की वैल्यू है 1/2 के बराबर होती है, तो ये अंडर रूट और 2 की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो रिमेनिंग हमारे पास ये फार्मूला जनरेट होगा कि ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू ए आर इंटू ओ सी डिवाइड बाई सी सी। अब आपको स्टूडेंट्स आइडिया हो गया है कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है, इसकी डेरिवेशन कैसे आई है। हमने फ्लक्चुएशंस करके देखी थी, कभी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा करके देखी, कभी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा करके देखी। वी वर नॉट सेटिस्फाइड ऑन दैट लेवल्स। हमने सोचा कि इन दोनों को इक्वल करके देखते हैं। जब हम इन दोनों को इक्वल करके देखा तो हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हुआ है जो कि हमें बता रहा है कि अगर आप इस क्वांटिटी के मुताबिक चीज़ें खरीदोगे तो आपकी कॉस्ट लोएस्ट होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो टोटल कॉस्ट हमारी होती है, इस टोटल कॉस्ट में जो हम चीज़ें खरीदते हैं उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। इस चीज़ को ख़रीदने के जो रेलेवेंट कॉस्ट होती हैं, लाइक हमने जो ऑर्डर किया है उसको अपने बिज़नेस तक पहुंचाना है, उसके बाद उसको चीज़ों को होल्ड करना है, जिसको हम होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कह रहे हैं, स्टोरेज कॉस्ट कह रहे हैं, ये वो वाली कॉस्ट होती है। चीज़ ख़रीदने की जो उसकी प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस है, वो शामिल नहीं होती, वो तो डेफिनेटली आपने ख़रीदना ही होता है। इसी तरह से ही अब हम कैश मैनेजमेंट मॉडल के लिए भी हम इसी तरह ही फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। आए हम उसको भी डिराइव कर लेते हैं। सिमिलर सिचुएशन है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है। इसको शिफ्ट करें, जो चीज़ें उधर हैं, क्यू का स्क्वायर है, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे सामने ये फार्मूला बनेगा जनाब। कैश मैनेजमेंट मॉडल के लिए ये फार्मूला जनरेट हुआ। अब हम कह सकते हैं कि अगर हम इस मॉडल के मुताबिक चीज़ें खरीदेंगे तो हमें बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें, अगर हम इस मॉडल को यूज़ करते हुए अपना कैश इन्वेस्टमेंट अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी मार्केट से कैश अपने बिज़नेस में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी मार्केट से गुड्स अपने बिज़नेस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस फार्मूला को यूटिलाइज़ करते हुए ये जो हमें आंसर बताएगा कि इतने यूनिट्स ख़रीदो, वो यूनिट्स ख़रीदेंगे तो हमारी कॉस्ट सबसे कम होगी। ये हमने प्रॉपर लॉजिक के थ्रू किया है। पहले हमने देखा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो, कैरिंग कॉस्ट को कम कर दिया, फिर हमने कैरिंग कॉस्ट को ज़्यादा किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम हुआ, तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो मिनिमम नहीं हो रही थी। फिर हमने ट्रेड ऑफ किया, दोनों को इक्वल किया। दोनों को जब इक्वल किया तो उसकी मदद से हमारा ये एक फार्मूला जनरेट हुआ है जो कि हमें मिनिमम कॉस्ट देगा हमारे बिजनेस के लिए, और हमारी बिजनेस में जब कॉस्ट मिनिमम देगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग इस फार्मूला को नहीं जानते, उसकी अवेयरनेस नहीं है, आपका जो मैनेजर है, आपका जो ओनर है, वो कहता है आपकी बात पे मैं कैसे यकीन कर लूँ, तो आप उसको प्रूव करके देंगे। आप जब तक प्रूव नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी। तो आपने बताना है कि जो यूनिट जिस तरह से आप ख़रीद रहे हो, अगर उस तरीके से ख़रीदते रहोगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरी सजेशन पे अगर आप बात अमल करते हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, अदरवाइज़ आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि जो हम बात कर रहे थे वो ठीक बात है। इसको हमें प्रूव करना ज़रूरी है। ओके,
एग्जाम्पल नंबर 1 स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। कंपनी फेसेस अ कांस्टेंट डिमांड फॉर कैश टोटलिंग ₹200,000 पर एनम। ये उसने बता दिया आपको एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। इट रीफिल्स इट्स करंट अकाउंट विच पेज नो इंटरेस्ट। डेफिनेटली आपको पता है कि करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बाय सेलिंग कॉन्स्टेंट अमाउंट्स ऑफ ट्रेड बिल, टी बिल में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, विच आर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग 6% आप वहाँ से अर्न कर रहे थे। ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी अगर आप वहाँ से पैसा उठा के अपने बिजनेस में ले जाते हो, सीसी जिसे हम बोलते हैं। द कॉस्ट पर सेल ऑफ ट्रेडी बिल्स इज़ अ फिक्स्ड ₹15 पर सेल, यानी ये हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। एक ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं तो हमें ₹15 पे करना पड़ते हैं। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है। इसमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है जी, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ट्रेडी बिल्स टू बी सोल्ड ईच टाइम एन इंजेक्शन ऑफ कैश इज़ नीडेड इन द करंट अकाउंट, यानी कितना पैसा इंजेक्ट करें करंट अकाउंट के अंदर एक दफ़ा, एक गो में, वन गो में। और उसके बाद हम प्रूफ ऑफ करेक्टनेस भी हमें चाहिए, इसी के लिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसका प्रूफ की तरफ। ये देखें जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले आपने अवेलेबल डेटा लिखना है इसका। वी हैव एनुअल डिमांड ऑफ फंड 200,000 हमारी डिमांड है। हमारे पास जो होल्डिंग कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज़ 6% पर एनम। हमारे पास जो सी नॉट जिसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं वो 15 पर ट्रांजैक्शन है, और हमें फाइंड करना है क्यू और उसका प्रूफ करना है। ये फार्मूला अप्लाई करें आप। डिमांड की अमाउंट बताई थी 200,000, ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है जिसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कह रहे हैं 15 पर ट्रांजैक्शन है, और ये हमारे पास 6% का मतलब है 0.06% हमारी होल्डिंग कॉस्ट है। पूरा फार्मूला कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू आ रही है, जिसको हम क्वांटिटी कह रहे हैं, जिसको हम इकोनॉमिक क्वांटिटी कह रहे हैं, जिसको हम ऑप्टिमम क्वांटिटी कह रहे हैं, वो 10,000 है। अब हम उसे बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी से पैसे करंट अकाउंट में लेके आने हैं तो हर दफ़ा 10,000 लेके आओ, यानी ये बेस्ट ऑप्टिमम क्वांटिटी है। अगर आप इस क्वांटिटी को फॉलो करते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। लेकिन वो कहता है जी भाई अभी तक तो मुझे इस बात का पता नहीं चला कि मैं 10,000, पहले वो मैं हो सकता है 12,000 विड्रॉ करता था हर दफ़ा, हो सकता है वो 10,000 से कम विड्रॉ करता था। लेकिन आपने उसे कहना है कि आप जो आप विड्रॉ कर रहे थे और जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, देन वी विल कम टू नो विच वन इज़ बेटर ऑप्शन। ओके, लें जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने एक प्रूफ बनाया है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉलम हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा शो कर रहा है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड हमारी चेंज नहीं होने वाली, वो हमारी 200,000 ही रहेगी। चेंज हमने किसको करना है? ये देखें जी, हमने चेंज करना है कि हम उसको मशवरा दे रहे हैं, हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि 10,000 के हिसाब से ख़रीदो। 10,000 कैश करंट अकाउंट में लेके आओ। अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से सोचते हैं तो 10,000 यूनिट्स एक दफ़ा ख़रीदो, एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस करो। दोनों तरह से आप सोच सकते हैं। आप उसे कह रहे हैं कि मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ कि आप 10,000 से कम ख़रीद के देख लें और आप 10,000 से ज़्यादा ख़रीद के देख लें। आप 10,000 से कम कैश बिजनेस में लेके आएँ, और अगर आप 10,000 से ज़्यादा लेके आना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये पहले दो कॉलम हैं। पहले नंबर पे एनुअल डिमांड है, एनुअल रिक्वायरमेंट है, और दूसरे नंबर पर क्यू है। क्यू की वैल्यू हमने एक तो खुद कैलकुलेट की है और ये दोनों वैल्यूज़ सपोज की हैं। आप 7,000 रख सकते हैं, आप 5,000 रख सकते हैं, आप 15,000 रख सकते हैं, कुछ भी आप सपोज कर लें। ज़्यादा हो, एक कम एक ज़्यादा इसलिए रख रहे हैं ताकि दोनों तरह से हमारी वेरिफिकेशन हो जाए, कम की वेरिफिकेशन भी हो जाए और ज़्यादा की वेरिफिकेशन भी हो जाए। ओके, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स। नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे तो मैंने ये पहले भी बताया था कि एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये हमारे पास एनुअल डिमांड है, ये हमारे पास क्यू है। तो आप क्या करेंगे, 200,000 डिवाइडेड बाय 8,000 25 होगा। 200,000 डिवाइड बाय 10,000 20, 200,000 डिवाइड बाय 12,000 16.7 है। इसके बाद हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये सारे के सारे फार्मूलाज मैं आपको पहले से बता चुका हूँ।
टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने पहले कैलकुलेट किए हैं, उसको पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं और ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी। इसी तरह तीनों की कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसके बाद आप देखें एवरेज कैश बैलेंस, हमारे पास एवरेज कैश बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने इसका फार्मूला बताया था EOQ यानी Q डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखें Q की वैल्यू हमारे पास, ये देखें ये Q एक हमारे पास है, एक हमारे पास ये Q है, एक हमारे पास ये Q है। ये Q तो हमारी पसंदीदा Q है और ये Q सपोज्ड हैं जो ज़्यादा और कम। तो आपने क्या किया जी, 8000 डिवाइड बाई 2 4000, 10000 डिवाइड बाई 2 5000 एंड 12000 डिवाइड बाई 2 6000, ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री है। होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट टोटल कैसे कैलकुलेट होगी, इसका भी फार्मूला बताया था, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय CC पर यूनिट। एवरेज इन्वेंट्री आपने कैलकुलेट कर ली है, CC पर यूनिट यहाँ पर हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आंसर 240, ये 300 और ये 360। और यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास टोटल कॉस्ट, इसका फार्मूला भी बताया था कि आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को ऐड कर लेना है। ये हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 375 और ये हमारे पास 4240, होल्डिंग कॉस्ट है, दोनों को ऐड किया तो 615, ये हमारे पास 300 और ये हमारे पास 300, ये 600, ये हमारे पास 250 और प्लस 360 हमारे 610। आप देखें कि हमारे पास जो हमने कहा था उसके मुताबिक हमारी कॉस्ट सबसे कम है, ये 615 है। अगर आप कम के हिसाब से चलेंगे तो 615 कॉस्ट है टोटल, और अगर आप ज़्यादा पे चलेंगे तो 610 है। लेकिन अगर आप हमारे मुताबिक चलेंगे, हमारी ऑप्टिमम क्वांटिटी के मुताबिक चलेंगे, जो क्वांटिटी हमने सजेस्ट की थी उसको फॉलो करेंगे, तो आपकी कॉस्ट सबसे कम है। तो इस तरह से आपने वेरीफाई कर दिया। और आपको याद होगा इस वेरिफिकेशन के अंदर हमने सोचा था कि हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और हमारी होल्डिंग कॉस्ट इक्वल होनी चाहिए। ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास 300 और 300, ये हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट टोटल और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल है। ये देखिए हमने जब एनालिसिस किया था तो हमने देखा था कि एक दफ़ा हमने अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ज़्यादा किया था, होल्डिंग कॉस्ट को कम किया था, और दूसरी दफ़ा हमने क्या किया था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करके होल्डिंग कॉस्ट को ज़्यादा किया था। तो दोनों सूरतों में हमारे पास कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। ये टोटल कॉस्ट मिनिमाइज कब हो रही है, जब आपने दोनों को इक्वल किया, और दोनों को इक्वल करके ही यही लॉजिक यूज़ करते हुए हमने फार्मूला जनरेट किया था। तो फाइनली हमने इसका प्रूफ भी कर लिया। हमने बॉमल मॉडल को और इन्वेंट्री मॉडल को, जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है, दोनों को कंपेयर भी कर लिया। दोनों की लॉजिक सेम है। अगर आपको एक मेथड आता है तो दूसरा मेथड आप ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि वहाँ पर कुछ टर्म्स थोड़ी बहुत डिफरेंट हैं, उससे परेशान नहीं होना, मतलब उनका एक ही है। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।